चलो एनीवेज ध्यान दो। डिस्टॉर्शन टूल्स, विथ टूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोई भी पाथ होता है, कोई भी स्ट्रोक होता है, उसकी विथ को वेरिएबल विथ सेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, विथ टूल का। विथ टूल से आप किसी भी, ये एलिप्स शेप है, इस पर वर्क नहीं करेगा, ओपन पाथ पे वर्क करेगा। जैसे ये है, इस पे आप अलग अलग विथ प्रोफाइल अपनी सेट कर सकते हो। इसके बीच में से क्लिक और ड्रैग करोगे, इसकी विथ प्रोफाइल चेंज होगी। इस तरीके से अलग अलग विथ प्रोफाइल्स आप सेट कर सकते हो। ये स्ट्रोक की विथ को अपडेट करता है, स्ट्रोक की विथ को चेंज कर रहा है, वेरिएबल विथ बना रहा है। एलिप्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। एलिप्स पे इसको पाथ में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड अपीयरेंस, अनग्रुप, ये पाथ आ गया डी से डिफॉल्ट, और पाथ के ऊपर अब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पर सम रीज़न इस शेप पे अप्लाई नहीं हो रहा है। स्ट्रोक की जो अलाइनमेंट है, इसको सेट करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होती है सेंटर में, फिर आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। हाँ, अब ये वर्क कर रहा है। सो वेरिएबल विथ टूल में आप अलग अलग विथ सेट कर सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स पे। ये अलग पॉइंट है, इसके ऊपर अलग विथ सेट कर सकते हो, इसके ऊपर अलग विथ सेट कर सकते हो। हाँ प्रियंका बताओ, मुझे बता दो। ठीक है। सो विथ प्रोफाइल टूल, विथ प्रोफाइल टूल में क्या ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने कोई भी विथ प्रोफाइल क्रिएट करी, फॉर इंस्टेंस ये वाली विथ प्रोफाइल हमने क्रिएट करी, हम इसको सेव कर सकते हैं। ऐड टू प्रोफाइल विथ प्रोफाइल 1 नाम से ये यहाँ पे सेव हो गई। अब हम किसी भी स्ट्रोक को सेलेक्ट करके, इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करा, मैं इसकी विथ प्रोफाइल चेंज कर सकता हूँ टू दिस विथ प्रोफाइल, है ना। इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे सेम विथ प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, म्यूजिक क्यों चल रहा है? ठीक है। डिस्टॉर्शन टूल्स में विथ टूल, इसके बाद आपके पास है वार्प टूल। वार्प टूल WARP वार्प करता है किसी भी शेप को, जैसे किसी भी डायरेक्शन में आपको चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है। जैसे क्ले होती है, क्ले को आप एडजस्ट कर लेते हो कैसे भी इधर उधर से, वैसे इसको क्लिक और ड्रैग करके आप ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के ऊपर वॉर्प कर सकते हो, उसके पाथ को चेंज कर सकते हो। अंदर की तरफ करोगे धक्का तो अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट पे। इस तरीके से मैनुअली एडजस्टमेंट्स कर सकते हो वर्ड टूल से। देन नेक्स्ट है आपके पास ट्वेल टूल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेगा। क्लिक करोगे तो ये ट्वेल करता है काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है, जो क्लॉक की डायरेक्शन में जाता है, और काउंटर क्लॉकवाइज जो क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और क्लिक करते वक्त ऑल्ट दबा दोगे तो ये क्लॉकवाइज जाएगा। ऐसे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो आप मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। एंड मोर ओवर, जो ये टूल होता है वर्ड टूल या स्क्रॉल टूल, इसका साइज आप चेंज कर सकते हो। ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करोगे माउस को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो ये इसके ब्रश का साइज चेंज करता है। ब्रश के साइज चेंज करने से क्या होता है, जितना एरिया ब्रश के अंदर आएगा, इस राउंड शेप के अंदर आएगा, उतने एरिया पे ही ये ट्वेल अप्लाई होता है और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। ये तो वर्ड पे ये ट्वेल है। ट्वेल टूल में भी ब्रश का साइज आप सेट कर सकते हो और क्लिक और ड्रैग करके इसको ट्वेल्स क्रिएट कर सकते हो। ऑल्ट के साथ डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्लॉकवाइज जाएगा ट्वेल। ठीक है, ट्वेल उसको गोल घुमाने के लिए। देन आपके पास है पकड़ एंड ब्लोट। पकड़ एंड ब्लोट क्या करते हैं, पकड़ मीन्स अंदर की तरफ खींचना, पकड़, और ब्लोट मतलब बाहर की तरफ धकेलना, ब्लोट करना, फैलाना उसको। सो किसी भी शेप को आप ब्लोट या पकड़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एक बनाया स्टार टूल से स्टार, एंड ये हमारा पकड़ टूल, ब्रश का साइज सेटअप किया। रिमेंबर, जो नोड्स आते हैं, जो एंकर पॉइंट्स आते हैं, ये उसी के ऊपर वर्क करता है। नए नोड्स भी बनाता है, लेकिन वर्क करना स्टार्ट उसी के ऊपर करेगा जहाँ पे उसको नोड्स मिलेंगे। सो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ अंदर वाले नोड्स को कवर किया है, तो यहाँ पे
पकड़ टूल से ये अंदर वाले नोट्स को अंदर की तरफ खींचेगा, है ना। ऑल्ट करेंगे तो बाहर की तरफ? नहीं, ऑल्ट करके क्लिक और ड्रैग करते हैं तो इसका साइज सेट होता है, इसमें ऑल्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे आप फोटोशॉप की बात कर रहे हो, फोटोशॉप में भी लिक्विफाई होता है, ब्लोट और पकड़ होता है, लेकिन उसमें वो ऑल्ट के साथ ऑपोजिट करता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको टूल चेंज करना पड़ेगा। ब्लोट के लिए ब्लोट टूल लेना पड़ेगा। ब्लोट टूल से जो भी एंकर पॉइंट्स पे ये कवर करेगा उसको ये सेंटर से बाहर की तरफ पुश करता है, सेंटर से बाहर की तरफ पुश करेगा। तो ये जितना बड़ा रिंग है उतना बड़ा ही साइज करेगा कि हाँ, जितना बड़ा? जितना बड़ा साइज रखोगे रिंग का उतना ही बाहर पुश करेगा, उससे ज़्यादा बाहर नहीं करेगा। अपने सेंटर से एज तक लेकर जाएगा, इसीलिए एज का साइज आपको सेट करना ज़रूरी है। ऑल्ट के साथ क्लिक और ड्रैग करोगे तो इसके ब्रश का साइज चेंज कर सकते हो। इसमें टूल्स में कुछ और सेटिंग्स भी होती है, विद टूल में कोई सेटिंग्स नहीं होती। बाकी टूल्स में आप देखोगे डबल क्लिक करके तो उसकी पर्टिकुलर सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। वर्ड टूल ऑप्शन आ गए, वर्ड टूल पर डबल क्लिक किया, क्या क्या है इसकी विड्थ और हाइट, जो इसका ब्रश का साइज़ है, उसका एंगल कितना होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अमाउंट ऑफ डिटेल, सिंप्लीफाई कितना करना है, ये सब सेटिंग्स आप कर सकते हो। ऐसी 12 टूल से एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, डेंसिटी कितनी होगी, इसका डिटेल, सिंप्लीफाई, टोल रेट कितना होगा, ये सारे सेटिंग्स है। इनको आप सेटअप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा डिटेल्ड है तो आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। लोड टूल, पकड़ टूल, ऐसे ही आपके पास है स्कैलप और क्रिस्टलाइज टूल। स्कैलप टूल एंड क्रिस्टलाइज टूल। जो स्कैलप टूल होता है, अगेन इस पे ब्रश का साइज होता है, ब्रश के सेंटर से ये सेंटर की तरफ पुल करता है, पॉइंट्स बना के, पॉइंट्स बना के, पॉइंट्स को नहीं, कर्व को पुल करता है सेंटर की तरफ। इसको बोलते हैं स्कैलप टूल। दिस इज द स्कैलप टूल। और एक होता है क्रिस्टलाइज टूल, ये इसका ऑपोजिट होता है, ये सेंटर से बाहर की तरफ पुश करेगा एंकर पॉइंट्स बना के, ये क्रिस्टलाइज करता है इस तरीके से, सेंटर से बाहर की तरफ, इस तरीके से क्रिस्टलाइज करता है। सारे ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही ये वर्क करते हैं टूल्स। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं होगा उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड रहेगा उसी के ऊपर ये वर्क करता है। टेक्स्ट के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो। टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, कर्व्स में, आउटलाइंस में। ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टॉर्शन टूल से आप टेक्स्ट को भी डिस्टॉर्ट कर सकते हो, बट इट विल नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन text object. The selected artwork contains text which must be converted into outlines. इस तरीके का आपको मैसेज देगा। राइट क्लिक करोगे, क्रिएट आउटलाइंस या कंट्रोल शिफ्ट ओ इसका शॉर्टकट की रहता है। क्रिएट आउटलाइंस करने से क्या हो गया, ये एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद राइट क्लिक अनग्रुप करोगे तो ये अलग अलग पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये अलग अलग पार्ट्स मिलने के बाद इसको सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल 8 कंपाउंड पाथ कर दोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब आप इसमें ये फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, बट टेक्स्ट को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करना नहीं चाहिए। जस्ट सेम, जब रिक्वायरमेंट बहुत हैवी हो तभी करना चाहिए, ऐसे अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही रिंकल टूल है, रिंकल टूल पर डबल क्लिक करोगे, इसकी विड्थ, हाइट, ब्रश का एंगल कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी। रिंकल में डिस्टॉर्शन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो अगर आपको दोनों डिस्टॉर्शन चाहिए तो यहाँ पे दोनों में 100% करोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। एंड किसी भी शेप के ऊपर अब आप डिस्टॉर्शन अप्लाई करोगे डिस्टॉर्शन टूल से, रिंकल टूल से, तो देखो इस पर ये अप डाउन डिस्टॉर्शन कर रहा है। ऐसे ही टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो ये लेफ्ट राइट डिस्टॉर्शन करेगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टॉर्शन कर रहा है ना। मैंने इसको अंडू किया। अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसके ऑप्शन में कि वर्टिकल डिस्टॉर्शन 0 रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन होगा, तो अब ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं कर पा रहा, सिर्फ
वर्टिकल ऑब्जेक्ट पे डिस्टॉर्शन कर पा रहा है क्योंकि वर्टिकल डिस्टॉर्शन ऑन है ना। तो इस तरीके से आप अपने डिस्टॉर्शन टूल को कस्टमाइज कर सकते हो कि वो कौन सा डिस्टॉर्शन करेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, अमाउंट ऑफ डिटेल कितनी रहेंगी, ये सारे सेटिंग्स चेंज करके आप अलग अलग डिस्टॉर्शन कर सकते हो। दिस इज रिंकल्ड डिस्टॉर्शन, रिंकल्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये टूल्स? ठीक है, प्रीटी सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को या किसी भी शेप को ये किसी और शेप के अकॉर्डिंग कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कोई और शेप है, उस दिन हमने यहाँ पे किया भी था। इसमें फ्री डिस्टॉर्ट आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक लेट्स टेक दिस शेप, और इस शेप को मेरे को पर्सपेक्टिव में प्लेस करना है। लेट्स से यहाँ पे इस वॉल के ऊपर। सो इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, फ्री डिस्टॉर्ट के अंदर हम इसके एंड पॉइंट्स को इस तरीके से स्ट्रेच आउट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, इसका पर्सपेक्टिव एंगल सेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड फ्री डिस्टॉर्ट। यस, फ्री डिस्टॉर्ट के बाद क्या है? अच्छा, डिस्टॉर्शन जब भी आप अप्लाई करोगे, रिमेंबर ये एक इफेक्ट है। इफेक्ट याद है हमने कल किए थे। इफेक्ट्स करने के बाद क्या होता है? उसका अपीयरेंस चेंज होता है, इफेक्ट का पाथ नहीं मिलता। ये अपीयरेंस पैनल में आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर ये फ्री डिस्टॉर्ट अप्लाइड है। इसको ऑफ करोगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही रहेगा आपका। यस, ये एज अ अपीयरेंस अप्लाई होता है। ये वाले टूल से जितने भी हमने डिस्टॉर्शंस करे, ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। उसका पाथ अपडेट हो जाता है, जो उसके एंकर पॉइंट्स है वो अपडेट हो जाते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो डिस्टॉर्शन है, इसको आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करके देख सकते हो। इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकर एंड ब्लोड, एज द नेम सजेस्ट। अभी हमने टूल्स भी देखे, पकर और ब्लोड। ये अंदर की तरफ इसको पुल करेगा या फिर बाहर की तरफ पुश करेगा। पकर एंड ब्लोड दोनों स्लाइडर्स हैं, या तो पकर कर सकते हो या फिर ब्लोड कर सकते हो उसको। ये विंडो पैनल में नहीं बेटा, ये इफेक्ट्स पैनल के अंदर है। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म अपीयरेंस पैनल में इफेक्ट्स बटन के ऊपर से भी आ सकता है। अगेन नोटिस, दिस इज नॉट द एक्चुअल शेप जो बनी है। एक्चुअल शेप हमारा एलिप्स ही है। हमारा एलिप्स अभी भी एक्चुअल शेप है। इसकी शेप को हम चेंज करेंगे तो इसकी शेप से जो एक्चुअल पकड़ और ब्लोड हुआ है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यस, pucker and bloat distortion. Then you have next distortion is roughen. Roughen is like wrinkle tool. Wrinkle tool की तरह ये आपकी शेप को रफ बनाता है। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, रफन, इस तरीके से ये रफन करेगा। वैल्यूज रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है। रिलेटिव वैल्यू करंट वैल्यू से कितना चेंज होगा ये बताता है। एब्सोल्यूट वैल्यू टोटल कितना चेंज होगा ये बताता है। समझ रहे हो? रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव वैल्यू सपोज इसकी अभी करंट जो है, रिलेटिव वैल्यू कितना परसेंटेज में, मतलब कितना परसेंट चेंज करना है, इसको रफन करना है। और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मेजर होगी? पिक्सेल्स में। ये 20 पिक्सल चेंज करना है, 40, 50, 80 पिक्सल इसमें चेंज करने हैं। तो ये रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। नंबर ऑफ डिटेल्स कितनी होगी, और इसमें जो पॉइंट्स क्रिएट होंगे वो स्मूथ पॉइंट्स क्रिएट होंगे या कॉर्नर पॉइंट्स क्रिएट होंगे। आपके पास चॉइस है, आप इसको सेट कर सकते हो।
स्मूथ करोगे तो स्मूथ पॉइंट्स आएंगे, जितने भी कॉर्नर पॉइंट, जितने भी एंकर पॉइंट्स होंगे वो स्मूथ बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये रफ एंड शेप है। ये भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एज अ इफेक्ट अप्लाई हुआ है। ऑब्जेक्ट को जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करोगे तो उसका अपीयरेंस आपको मिल जाएगा, उसका जो एक्चुअल पाथ है नया वाला ये आपको मिल सकता है। ऐसे इस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस करोगे तो इसका नया पाथ आपको मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट इफेक्ट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे आई विल कम बैक अभी। लेट्स सी ट्विस्ट, zigzag एंड ट्वीक। ट्वीक किसी भी शेप को ट्वीक कर सकता है। लेट्स टेक दिस, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइंस, राइट क्लिक अनग्रुप, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल 8, कंपाउंड पाथ। पाथ बन गया। नाउ आई शो यू हाउ वी कैन डू अ ट्वीक ऑन दिस इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म ट्वीक। जब आप ट्वीक करोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसमें हॉरिजॉन्टल ट्वीक और वर्टिकल ट्वीक कर सकते हो। एंड वैल्यूज अगेन एब्सोल्यूट वैल्यूज और रिलेटिव वैल्यूज आपको देनी है। एंड इसके कौन कौन से पार्ट्स मॉडिफाई होंगे। एंकर पॉइंट्स होते हैं और हैंडल्स होते हैं। हैंडल्स में दो हैंडल्स होते हैं, एक होता है इन हैंडल और एक होता है आउट हैंडल। सो एंकर पॉइंट्स को मॉडिफाई करना है, इन हैंडल्स को मॉडिफाई करना है या आउट हैंडल्स को मॉडिफाई करना है। तीन में से कोई ना कोई एक तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा अगर ट्वीक करना है तो। या दो या तीनों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और कितना वैल्यू उसका यूज़ करना है, डिस्टॉर्शन कितना करना है उसमें, हॉरिजॉन्टल करना है कि वर्टिकल करना है, ये आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे ये इसके ऊपर डिस्टॉर्शन ट्वीक का अप्लाई कर दिया। ठीक है, देन zigzag डिस्टॉर्शन एंड कौन सा रह गया, ट्विस्ट। ट्विस्ट इज लाइक जो हमने रोटेशन वाला करा था, ये वाला ट्विर्ल डिस्टॉर्शन। ट्विर्ल टूल होता है, TWIRL, ट्विर्ल पता है सबको। यस, वैसा ही है ये वाला डिस्टॉर्शन। इसमें आप रोटेशन सेट कर सकते हो, बट वो रोटेशन कितने डिग्रीज पे होगा ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म ट्विस्ट इज लाइक ट्विर्ल। यहाँ पे कितना डिग्री डिस्टॉर्शन चाहिए, मैंने कहा 900 डिग्रीज। तो ये 3 कंप्लीट रोटेशन इसने पूरे कर दिए। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे, अगर आप इसको 900 की जगह -900 बोलोगे तो ये दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा। यस, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट पे फिल रिड्यूस द फिल। ठीक, देन zigzag डिस्टॉर्शन या जिपर डिस्टॉर्शन बोल सकते हो इसको। कोई भी पाथ क्रिएट किया या शेप क्रिएट करी, इसके ये जो डिस्टॉर्शन होता है zigzag का, ये नंबर ऑफ रिजेस पर सेगमेंट क्रिएट करता है। एक सेगमेंट होता है एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक, ये रिजेस पर सेगमेंट, एक सेगमेंट एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक एक सेगमेंट होता है। कितने रिजेस चाहिए पर सेगमेंट इसको सेट करोगे। इसका साइज कितना चाहिए, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू से अगेन। स्मूथ पॉइंट्स चाहिए कि कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ओके करोगे, अगेन दिस गेट्स अप्लाइड एज अ इफेक्ट। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो और इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो ऑब्जेक्ट में जाके, एक्सपैंड अपीयरेंस। सो यू हैव ऑल ऑफ दीज एंकर पॉइंट्स जिन पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक, तो ये सारे आपके डिस्टॉर्शन टूल्स हो गए, इफेक्ट्स हो गए। एक इफेक्ट है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म विंडो आता है। और एक और ट्रांसफॉर्म विंडो आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ये था ट्रांसफॉर्म। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच ओपन करोगे तो वो भी सेम विंडो ऑलमोस्ट है, बट फ़र्क क्या है,
यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, एज अ इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये वाला जो आप करोगे ट्रांसफॉर्म ईच। मोर ओवर यहाँ पे आप कॉपीज नहीं क्रिएट कर सकते, डुप्लीकेट्स नहीं क्रिएट कर सकते, बट इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन सारे कर सकते हो। ऊपर देखोगे स्केल का ऑप्शन है, फिर मूव का ऑप्शन है, फिर रोटेशन का ऑप्शन है, फिर और ऑप्शंस में आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स, स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, रिफ्लेक्ट टेक्स्ट, रिफ्लेक्ट बाय, रैंडमाइज करना है, कॉर्नर स्केल करने हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट सेट करना है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कॉपी क्रिएट कर देता है इंस्टेड ऑफ अ ट्रांसफॉर्म, बट अलग से कोई नंबर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखोगे इफेक्ट के अंदर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे सारे सेटिंग सेम है, बस एक ये कॉपीज़ का एडिशनल ऑप्शन है जिससे आप मल्टीपल कॉपीज़ एक साथ जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ मैंने जनरेट करी 15, और मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट स्केल होगा बाय 90% छोटा होगा, और 15 कॉपीज़ इस ऑब्जेक्ट की क्रिएट हो रही है। इस ऑब्जेक्ट में ना फिल है ना स्ट्रोक है, बट एनीवेज ओके किया हमने, ये कॉपीज़ बन जाएंगी। और इसको हम डिफ़ॉल्ट कलर्स देते हैं, नहीं हुआ ना इस पर अप्लाई, लेट्स डू दिस अगेन, ट्रांसफॉर्म नंबर ऑफ कॉपीज़ 15, और इसका स्केल हमें कम करना है। पीछे जा रही है क्या कॉपीज़, बढ़ा रहे हैं तो आ रहा है। 2 1 1 0 1 1 0। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज़ हमने सेट किया। साथ साथ आप इसको मूव करना चाहते हो तो इसको मूव भी कर सकते हो। मैंने कहा बाय अबाउट 10 पिक्सल, ये लेफ़्ट से मूव होगा, बाय अबाउट 10 पिक्सल ये राइट से मूव होगा, या 100 पिक्सल राइट से मूव होगा। तो इस तरीके से उसकी 415 कॉपीज़ क्रिएट कर दी इस ऑब्जेक्ट, और बड़ा भी करता जा रहा है, स्केल भी करता जा रहा है, साथ साथ मूव भी करता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप कंट्रोल डी रिपीट करते हो वो सारे स्टेप्स एक साथ हो जाते हैं इसमें, but again object is still the same object जो आपका ओरिजिनली था, है ना, वही सेम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे, एक्सपैंड अपीयरेंस करोगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होके आपको एज अ ग्रुप मिल जाएगा, सो दैट यू कैन सेपरेट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, है ना। एज एन एग्जाम्पल लेट मी शो यू वन मोर थिंग, कैलकुलेशंस के साथ आप कैसे कोई चीज़ बना सकते हो, कैलकुलेट करके, प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ। सपोज हमने यहाँ पे एक ब्रिक क्रिएट किया, डी से डिफ़ॉल्ट कलर्स, और इसका साइज, विथ और हाइट, ये इसकी विथ है, मैंने सेट कर दी 200 पिक्सल, हाइट है मैंने सेट कर दी 100 पिक्सल, ठीक है। सो 200 विथ और हाइट 100 पिक्सल। इसके कलर सेट कर सकते हैं, आउटलाइन कलर, इसको ग्रेश सॉर्ट ऑफ कलर, ठीक है। तो मेरे को पता है ये ऑब्जेक्ट की विथ 200 है, हाइट 100 है, सो आई कैन गो इनसाइड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसको मेरे को चेंज करना है, स्केल नहीं करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है 200 पिक्सल हॉरिजॉन्टली। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए, 15 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। ये 15 कॉपीज़ इस तरीके से क्रिएट कर देगा। आप रोटेशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी नहीं चाहिए, ओके किया, ये एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया। दोबारा से इफ़ेक्ट अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो दोबारा से इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और बोलेंगे अप्लाई न्यू इफ़ेक्ट, एक नया इफ़ेक्ट उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इस बार हम इसको मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली 100 पिक्सल, 100 पिक्सल हाइट थी हमारे ऑब्जेक्ट की, उसका ये कॉपी क्रिएट करेगा, 10 कॉपीज़ उसके लिए क्रिएट करेगा। ये इस तरीके से हमारे पास ब्रिक वॉल आ गया।
इसका इसमें कोई भी चेंज करने पर ऑब्जेक्ट पे भी आपके चेंजेस होंगे सिमिलर। यस, इसका पाथ आप चेंज करोगे तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स का भी पाथ चेंज होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स इसी की कॉपी बन रहे हैं। यस, इसको एक्सपैंड कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, एक्सपैंड अपीयरेंस, तो हमको ग्रुप मिलेगा। ग्रुप के बाद अनग्रुप करेंगे तो हमको ये अलग अलग रोज मिल जाएंगे। इन रोज को शिफ्ट के साथ अलग अलग हमने सेलेक्ट किया, ऑल्टरनेटिंग रोज को, और शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसको राइट क्लिक अनग्रुप, ठीक है। इस तरीके से हमने ब्रिक वॉल पैटर्न क्रिएट किया। ठीक है, फिर इसमें आप कुछ ब्रिक्स को अलग कलर करना है तो अलग कलर कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, क्लियर। इफेक्ट्स, कुछ और ज़रूरी इफेक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कन्वर्ट टू शेप का यूज़फुल इफेक्ट रहता है। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को कन्वर्ट करते हैं। इफेक्ट कन्वर्ट टू शेप, रेक्टेंगल तो ऑलरेडी है, राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा विड्थ, एक्स्ट्रा हाइट कितनी चाहिए, और इसका कॉर्नर रेडियस कितना होगा, ये राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगेन ये इफेक्ट अप्लाइड है, नॉट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो है ये ग्रुप है, इसको अनग्रुप किया। ठीक है, ये पाथ है। स्टॉप भाई, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये फाइल हैवी होती जा रही है, इसको स्विच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये पाथ कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये ओवल पाथ हो या कोई भी पाथ हो, कोई भी क्लोज शेप हो सकती है। इस शेप को आप वापस से इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट टू शेप रेक्टेंगल में या एलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा विड्थ कितनी चाहिए, एक्स्ट्रा हाइट कितनी चाहिए, अगेन इसको सेट करोगे, ओके करोगे, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, ये आपको एलिप्स शेप मिल जाएगी। सर ये पूछ रहा हूँ कि एक्सपेंड अपीयरेंस क्यों करते हैं? अपीयरेंस को एक्सपैंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने लास्ट क्लास में ड्रॉप शैडो यूज़ किया था, यस हमने ड्रॉप शैडो इसके ऊपर यूज़ किया, और इसका एक्स ऑफसेट चेंज किया, इसका वाई ऑफसेट चेंज किया, ताकि हमें शैडो को अच्छे से देख सके। अब मैं चाहता हूँ कि ये शैडो मेरे को मिल जाए अलग से एज एन ऑब्जेक्ट, या इस ऑब्जेक्ट से ये अलग हो जाए शैडो। तो इसको, ये क्या है, इसका अपीयरेंस है। शैडो इज़ नथिंग बट अपीयरेंस पैनल में एज अ इफेक्ट अप्लाई हुआ है। तो इस अपीयरेंस को हम एक्सपैंड करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद ये ग्रुप बन गया, अनग्रुप किया तो इसका शैडो अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। हाँ समझ गए एक्सपैंड अपीयरेंस क्यों करते हैं? एक्सपैंड अपीयरेंस को एक्सपैंड करके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पाने के लिए हम एक्सपैंड करते हैं अपीयरेंस को। ठीक है, कहाँ था मैं? हाँ, कन्वर्ट टू शेप में ना, कन्वर्ट टू शेप में किसी भी शेप को किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है इसको वापस से, तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यूज, रिलेटिव वैल्यूज। और ये रेक्टेंगल कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। अच्छा, और कौन से यूज़फुल फीचर्स हैं इसमें? पाथ के फीचर्स काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर शेप होता है या फिर कोई सर्कल शेप होता है, परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको कॉन्सेंट्रिक चेंज करना इजी होता है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करते हो, ये चारों तरफ से इक्वल गैप छोड़ता हुआ सेंटर से स्केल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, इसीलिए यह सही वर्क करता है। लेकिन सिमिलरली अगर
एलिप्स शेप बनाओगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ शिफ्ट ऑल्ट के साथ स्केल करोगे, ये भी कॉन्सेंट्रिक स्केल हो जाएगा, चारों तरफ सेम गैप बचेगा। लेकिन अगर कोई ओवल शेप है, इंस्टेड अगर कोई ओवल शेप है आपके पास, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करोगे, फिर शिफ्ट और ऑल्ट के साथ स्केल करोगे, तो इसमें चारों तरफ सेम स्पेस नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि वो यहाँ से कम जगह छोड़ रहा है, यहाँ से ज़्यादा जगह छोड़ रहा है, क्योंकि वो चपटा हुआ है। सिमिलरली अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप होगी या और कोई कस्टम शेप हो सकती है, पेन टूल से आपने कोई शेप क्रिएट करी, मान लो पी से पेन टूल, अब ये जो शेप है इसका कोई पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट तो है नहीं। अगर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इससे पूरे इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ स्केल करता हूँ, तो ये इधर तो गैप बचा ही नहीं, इधर तो गैप बचा नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा गैप बच गया, है ना। तो इस ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफसेट पाथ, पाथ ऑफसेट इफेक्ट के अंदर डिस्टॉर्शन पाथ ऑफसेट पाथ, पाथ को आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हो। मैंने कहा नेगेटिव, और ये करने से पहले मैं एक बार डुप्लीकेट बना लूँगा, क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेरे को एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, इफेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, मैंने कहा नेगेटिव 10 पिक्सल्स, तो ये अंदर की तरफ ऑफसेट हो गया, है ना, इक्वल गैप्स छोड़ेगा, और माइनस कितने 5, काफ़ी ठीक है। इसका मीटर लिमिट कितना होगा इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, ये आपको अंदर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उसके बीच का जो गैप बचा है। ऐसे ही ओवल शेप पे भी आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो, इफेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, नेगेटिव वैल्यू -10, तो ये उसको ऑफसेट करेगा, ये 2 पिक्सल ऑफसेट कर रहा है, लेकिन हमने डुप्लीकेट नहीं बनाया। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और कंट्रोल 2 इसको लॉक कर दिया, इसको ऑफसेट पाथ हटा दिया, तो ये 2 पाथ इक्वल डिस्टेंस के साथ हमको मिल जाएंगे ना। ऑफसेट पाथ इसीलिए यूज़फुल रहता है बहुत, मार्जिन्स वगैरह क्रिएट करनी होती है उसके लिए भी ऑफसेट पाथ का आप यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस हमारे पेज का साइज़ क्या है, हमारा आर्टबोर्ड का साइज़ है 1920 बाई 1080 पिक्सल। मेरे को इस पेज के ऊपर मार्जिन्स चाहिए, तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल से क्लिक कर देंगे, कितना साइज़ चाहिए 1920 बाई 1080 पिक्सल्स, ओके किया, ये रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल को इस आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग अलाइन टू आर्टबोर्ड, सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल, ये पेज के साइज़ पे सेट हो गया। डी से डिफ़ॉल्ट कलर, स्लैश से नो फिल, और मेरे को अंदर मार्जिन चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूँगा तो क्या होगा, इधर कम मार्जिन इधर ज़्यादा मार्जिन आ रहा है ना। तो इसको हम ऑफसेट पाथ यूज कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। मार्जिन कितना चाहिए मेरे को, -50 पिक्सल मार्जिन चाहिए, ये -50 पिक्सल का हमारा गाइड बन गया। इसको हम गाइड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, व्यू गाइड्स मेक गाइड्स, व्यू गाइड्स मेक गाइड, ये गाइड में कन्वर्ट हो गया। पहले एक्सपैंड कर देते हैं, फिर व्यू गाइड मेक गाइड, व्यू गाइड मेक गाइड, तो ये गाइड बन जाएगा, गाइड लेयर बन जाता है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट का लेआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सारा, यस। इफेक्ट्स कुछ और देख लेते हैं फटाफट से, वी हैव सम टाइम। पाथ फाइंडर तो आपको पता ही है, यहाँ से पाथ फाइंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पाथ फाइंडर को पाथ फाइंडर पैनल में से यूज़ करो, वहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑप्शन सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3D के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। क्रॉप मार्क्स ऐड कर सकते हो। क्रॉप मार्क्स पता है क्या होते हैं, जब कोई प्रिंट करके क्रॉप करनी होती है इमेज, फॉर एग्जांपल इस इमेज को मेरे को क्रॉप करके प्रिंट करके क्रॉप करना है, कटिंग करनी है उसकी पेज में से, तो
मैं क्या करूँगा, इफेक्ट क्रॉप मार्क्स ऐड कर दूंगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये देखो, ये क्रॉप मार्क्स ऐड होते हैं ना, ये क्रॉप मार्क्स हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ से कट करना है पेज को, यहाँ से कट करना है पेज को, यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, ये क्रॉप मार्क्स होते हैं। हाँ, वो तो है ना, वो तो अपना खुद का आउटलाइन आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा डॉटेड सीजर कह रहे हो ना, डॉटेड लाइन होती है, सीजर होती है, वो होता है ना आपका जो हेड होता है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ओपन पाथ के ऊपर। ये ओपन पाथ बनाया, ये इसके ऊपर स्ट्रोक पैनल, स्ट्रोक पैनल में ये एरो हेड, ये एरो हेड में आपको वैसा मिलेगा, ये है ना सीजर के साथ। इसका साइज चेंज करना है, लिंक ऑन करो और इसका साइज चेंज कर सकते हो। ओके, है ना। और इसको डैश लाइन में कन्वर्ट करना है तो डैश लाइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सिंपल बना बनाया आ जाता है। ऐसे आपके पास 39 एरो हेड्स है अलग अलग। स्टार्टिंग कैसा होगा और एंडिंग कैसा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होना चाहिए ऑब्वियसली, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एसवीजी फिल्टर्स होते हैं, इनको आप देख लो। एसवीजी फिल्टर्स क्या होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, नंबर बेस्ड होते हैं। बेसिकली जो हमारे ग्राफिक्स है ये भी एसवीजी ग्राफिक्स होते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हम इनको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर एसवीजी ग्राफिक्स अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एसवीजी ग्राफिक्स है, ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे अप्लाई एसवीजी ग्राफिक फिल्टर, एसवीजी फिल्टर, तो ये विंडो ओपन होगा। आप यहाँ से भी उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि वो फिल्टर अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर हो क्या रहा है। बेवेल एंड शैडो, कूल ब्रीज, ये सारे अलग अलग फिल्टर्स हैं। और यहाँ इफेक्ट्स पे आप क्लिक करोगे, एडिट एसवीजी फिल्टर, तो इसमें आप फिल्टर की एडिटिंग कर सकते हो। इसकी हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, गॉसियन ब्लर की वैल्यू कितनी होगी, ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग से बनता है, एसवीजी प्रोग्रामिंग से ये फिल्टर बनता है। और ऐसे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग। तो ये हाँ, क्या क्या है? एसवीजी होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। जो ये वेक्टर ग्राफिक्स आप वर्क करते हो, ये एसवीजी ग्राफिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एसवीजी का मैं। मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया नया, और इसको सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट शेप बना दी, डी से डिफ़ॉल्ट, और एक शेप है बेसिक। ठीक है, फाइल सेव एज करते हैं इसको ऑन योर कंप्यूटर एज एन एसवीजी ग्राफिक, एसवीजी फॉर्मेट मिलेगा आपको। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एसवीजी एग्जाम्पल, और ये सेव कर दिया। ठीक है, एसवीजी के सेटिंग्स, और ओके कर दिया। अब ये जो एसवीजी ग्राफिक है, ये आपके फोल्डर में आपको मिलेगा यहाँ पे। इसको आप ओपन कर सकते हो, ओपन विथ ब्राउज़र या कोई भी कोड एडिटर होता है उसमें ये ओपन हो जाएगा। तो ये एसवीजी फाइल है जो आपने क्लिक और ड्रैग करके रेक्टेंगल बना दिया। वो यहाँ पे कैसा दिखा रहा है कि रेक्टेंगल क्लास नाम दिया उसको, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, कितना कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी। एक्स और वाई पोजीशन मिल गई एक, उससे हाइट कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी। मतलब तो ये रेक्टेंगल बन गया ना।
ये उसका प्रोग्रामिंग है एसवीजी। इससे क्या होता है ना, इसको आप वेब पे डाल सकते हो और फिर उसको आपको एनिमेट करना है मान लो, तो एनिमेशन भी आप कर सकते हो वैल्यूज़ को। और उसका पाथ भी दिखा रहा है, देखो उसका एम ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये उसका कुछ अंदर का इंटरनल कोडिंग सिस्टम है, कैसे वो पाथ को कोड करता है। बेसिक पॉइंट यही है कि उसने 2 पॉइंट सेट करे एक्स और वाई, वहाँ से कितनी विड्थ कितनी हाइट देनी है एक रेक्टेंगल बनाने के लिए। और यहीं पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स पाथ आप डाल दो, कोई मतलब पेन टूल से या कैसे भी आपने यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स पाथ बना दिया, कलर्स भी ऐड कर दिए, कुछ इफेक्ट्स भी ऐड कर दिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट है, सेव एज किया, सेव ऑन योर कंप्यूटर एसवीजी example1, ये सेव कर दिया। अब इसको अगर आप देखोगे ब्राउज़र में ओपन करके, ब्राउज़र में ओपन करोगे तो ये एज इट इज़ दिखाई देगा आपको, एज इट इज़ वेक्टर ग्राफिक आपको दिखाई देगा। इसको कोड एडिटर में ओपन करोगे तो इसका ये पूरा कोड हर एक पाथ का आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो चीज़ आप क्लिक और ड्रैग करके कर लेते हो वो चीज़ बैकग्राउंड में एज अ कोड चलता है। वो कोड आपको दिखाई नहीं देता है बट वो बैकग्राउंड में हर टाइम पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।